Hello students, very warm welcome once again to all of you at this mizostudy.com. So time to time I would like to request and suggest all of you keep on visiting this home page of our website, that is www.mizostudy.com. Reason is simple, some important information updation always we are in a process to do that. तो आप लोग टाइम टू टाइम जरूर विजिट करते रहें. चलिए आज की वीडियो की बात करते हैं. आज इस वीडियो में हम लोग देखा जाए तो ये सेकंड एपिसोड है इस पर्टिकुलर सीरियल का. इस सीरियल का नाम है, टाइटल है, ये बहुत ही फेमस सीरियल है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. फाइन. ये मतलब आजकल अमेजन पे जो प्राइम वीडियोस आ रहे हैं उनसे भी ज़्यादा यूजफुल और कहना चाहिए इंटरेस्टिंग है. सो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम लोग पहला एपिसोड देख चुके हैं. अब सेकेंड एपिसोड में उसके बाद क्या क्या हुआ है. दिस एपिसोड इज फुल ऑफ लॉट ऑफ यू कैन से सस्पेंस, थ्रिलर, फाइटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा. 5 हो चुके हैं. यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पिक किए हैं. मैं बताऊंगा कौन से हैं और उनका सोल्यूशन भी थोड़ा सा लंबा जा रहा है, मतलब अगर हम एलेबोरेट करें उसको, क्योंकि हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट. इट इज क्वेश्चन नंबर 6. इंस्ट्रक्शन मैंने बहुत चेंज नहीं करी, वही है कि ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. तो ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसा क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो हमारी मेंटेलिटी क्या होती है, मैं वो शेयर करता हूँ सबसे पहले. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन फॉर आईआईटी डेज एंड व्हेन इन आईआईटी कैंपस, तो ऐसा मेंटेलिटी होता है. जैसे हम क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं ना तो हमारे मन में एक थोड़ा सा ना फियर फैक्टर आ जाता है कि ये क्या है. 2 kg of ice at -20 degree centigrade mixed with 5 kg of water at 20 degree centigrade in an insulating vessel. ओहो, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है. इंसुलेटिंग वेसल, बहुत अच्छी बात है. अब लगा कि नहीं मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन तो सिंपल है. क्या होगा जानते हैं. -20 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ बनेगी. फेस चेंज नहीं होगा, फिर फेस चेंज होगा. तो जब फेस चेंज नहीं होगा तो mc डेल्टा टी लगाएंगे, फेस चेंज होगा तो ml लगाएंगे. अब धीरे धीरे अपने आप ये क्वेश्चन अपने आप को अनफोल्ड करेगा. ठीक है. हैविंग अ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी. फाइन. कैलकुलेट द फाइनल मास ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर. इट इज गिवन दैट स्पेसिफिक हीट्स ऑफ वाटर एंड आइस. ठीक है. व्हाइल द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज. अब जरा क्वेश्चन देखिए आप. आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कोई मुश्किल क्वेश्चन है? कितना सिंपल क्वेश्चन है. सीधी सी ये बात है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड की 2 किलोग्राम आइस को 5 किलोग्राम वाटर में जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था मिला दिया गया. कितना पानी फाइनल बनेगा? ये कोई जरूरी नहीं कि सारी की सारी आइस मेल्ट कर जाए. हु विल प्रोवाइड द हीट? वाटर. हु विल टेक द हीट? आइस. तो क्या करना चाहिए? फेस चेंज होगा भाई, होना तो चाहिए. तो ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत हमें जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए उस पर्सन से जो कि रिस्पॉन्सिबल है खर्चा करने में, एक्सपेंस करने में. ठीक. इसके पास कितनी एनर्जी है टोटल? तो सी कितना है इसका? 1 किलो कैलोरी, यानी 1 × 10⁻³ एंड 20. तो इतनी एनर्जी है. अच्छा, फिर आप ये चेक करिए कि 2 किलोग्राम की आइस -20 से 0 तक जाने में कितनी एनर्जी लेगी. कहीं ऐसा तो नहीं है ये एनर्जी भी उसके लिए कम पड़ जाए. पता चला आइस तो मेल्ट नहीं हुई, थोड़ा बहुत पानी इसमें से बर्फ और बन गया. ठीक है ना. तो ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है जहां पे सब कुछ ओपन है आपके लिए. आइए सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं. Q1, इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं mc डेल्टा थीटा डेल्टा टी, जिसको भी आप कंफर्टेबल हो. अच्छा, मैं इसमें कहूंगा 5 × 1 × 10⁻³ × 20. इसका आंसर जानते हैं कितना आएगा? 1 × 10⁵ कैलोरीज. अब ये मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल है हमारे सिस्टम में. चलिए अब पहले जरा ये चेक किया जाए कि 2 किलोग्राम की आइस, मतलब 2 किलोग्राम आइस -20 से 0 तक जाने में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगी. ठीक है. तो मैं लिख नहीं रहा हूं. 2 kg आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी एनर्जी लेगी? mc
डेल्टा थीटा। अच्छा, ये मास किसका होगा? आइस का। ये सी किसका होगा? स्पेसिफिक हीट आपकी आइस का। और ये डेल्टा थीटा किसका होगा? टेम्परेचर हमारा इसके लिए, आइस के लिए। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁵ कैलोरी। ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो तो रिमेनिंग हीट कितनी बची? रिमेनिंग हीट एनर्जी, रिमेनिंग हीट एनर्जी कितनी बची भाई? तो Q फाइनल इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक। तो वो जब मैंने निकाला तो ये मुझे मिलेगी, देखिए 1 और ये है 0.2, तो 0.8 इंटू 10⁵ कैलोरी। ठीक। यहां तक मुझे नहीं लगता है किसी भी स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको रब कर लेते हैं क्योंकि अब फेज चेंज होना शुरू होगा। इसके बाद जितनी भी एनर्जी बची है, हीट एनर्जी इस सिस्टम में, वो इस आइस को मेल्ट करा के पानी बनाएगी। ठीक। तो भाई अब मुझे फॉर्मूला डालना चाहिए Q बराबर ml का। Q कितना है मेरे पास? तो Q फाइनल लिखा था शायद मैंने, हाँ Q फाइनल। तो M जो आएगा वो आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁵ अपॉन कितना वो गिवन है? तो ये गिवन है 80 किलो कैलोरी। ठीक है। सो 80 किलो कैलोरी का मतलब हो गया इंटू 10⁻3। तो भाई यहां से m अगर मैं निकालूं तो 2 और 1 किलोग्राम ये बढ़ जाएगा। ठीक। तो 1 किलोग्राम बढ़ने का मतलब हो गया कि इसका आंसर अब क्या होगा भाई? 5 किलो पानी तो 5 kg, सॉरी 5 किलोग्राम वाटर तो हमारे पास पहले से था, 1 किलोग्राम वाटर हमें और मिल गया, तो अब 6 किलोग्राम वाटर हो गया और बाकी मेरे पास अभी भी आइस है। तो आप ये कह सकते हो कि ये बहुत अच्छा, अगर गर्मी का महीना हो तो ये बहुत अच्छा हमारा आइस वाटर का मिक्सचर बन गया। ऐड सम शुगर, ऐड सम स्वीट सिरप इन इट एंड एंजॉय इट। फाइन। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन देख के स्टूडेंट्स, ओहो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके। After that, let's move for question number 7. Now, question number 7 बहुत केयरफुली मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पिक किया हुआ है। What exactly the cause that I am going to tell you. इस टाइप के क्वेश्चंस को भी ना जैसे ही आप लोग देखते हो, अब क्या दिया हुआ है, लिक्विड ऑक्सीजन, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये टेंडेंसी आप चेंज करो। इट इज नॉट गुड कि क्वेश्चन देखा और हल्का सा वो किया और हम आगे बढ़ गए, नॉट गुड थिंग। चलिए इस क्वेश्चन को जरा एनालाइज करते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 K। ओके, ऑक्सीजन को लिक्विफाई किया गया है 50 K। 50 K का मतलब जानते हैं क्या हुआ? निगेटिव टेम्परेचर है। ठीक है। और इसको 300 K तक हीट किया गया, कांस्टेंट प्रेशर 180 m तक। तो 300 केल्विन का मतलब हो गया कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ गई। और 27 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली हम लोग रूम टेम्परेचर लेते हैं, 25 से 27। तो अगर उसमें से हम 273 में से ये 50 घटा दें तो -223 हुआ, देखो अगर आप सेंटीग्रेड में, और फिर वो हम यहां तक कहां लेके आए हुए हैं? हम उसको रूम टेम्परेचर तक लाए हैं। ओके, द रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद टाइम। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जहां पे हमने आइस ली थी -10 डिग्री सेंटीग्रेड या ऐसे कुछ, एंड दैट आइस मैंने फाइनली वेपर तक कन्वर्ट किया था
और उसका मैंने आपको वीडियो शो किया था जिसमें डायग्राम बनाते हुए दिखाया गया था कि कब mc डेल्टा t है, कब आपका ml है, ड्यूरिंग फेज चेंज आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब अगर हम यहाँ पे देखना शुरू करें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, माइनस टेम्परेचर की लिक्विड ऑक्सीजन बिना फेज चेंज के पहले एक सर्टेन टेम्परेचर तक आएगी जहां पे वो लिक्विड से फिर कन्वर्ट होना शुरू होगी गैसियस फॉर्म में। उसके बाद फिर वो और एनर्जी अपनी गेन करेगी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। तो उस सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये तो होने से रहा ठीक, क्योंकि ये कहीं भी ये नहीं शो कर रहा है कि फेज चेंज, भाई पहले क्या होगा, पहले टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। इसने तो पहले ही टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, फेज चेंज करना शुरू कर दिया, फेज चेंज थोड़े ना हो रहा है। चलिए इसमें देखते हैं। अब ये बी और डी ये दोनों थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक का पोर्शन तो इसका भी बता रहा है कि भाई क्या वेरिएशन हो रहा है, और यहां से यहां तक का पोर्शन इसका भी बता रहा है कि क्या वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। और यहां से यहां तक का पोर्शन इसका बता रहा है कि क्या वेरिएशन हो रहा है। तो ये वाला तो हो गया निग्लेक्टेड, ये तो होगा नहीं। चलिए जरा बी और सी के बारे में सोचते हैं हम लोग। डी की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से सडन चेंज हुआ है। जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करना शुरू करोगे तो इनिशियली आपका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, बहुत ग्रेजुअली, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक। फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी, अब यहां एक प्रॉब्लम पता है क्या है, आइस से तो पहले पानी बनेगा, ठीक, फिर वेपर बनेगी। लिक्विड ऑक्सीजन के साथ गैस तो ये सॉलिड तो हुआ नहीं, तो लिक्विड है ना, और लिक्विड के बाद इसको बनना क्या है, लिक्विड के बाद इसने तो गैस बननी है, वेपर बननी है, ठीक। तो स्टेजेस तो दो ही हुई, यानी कि लिक्विफाई गैस जो है वो हमारी गैसियस फॉर्म में आएगी। फेज चेंज तो सिर्फ एक हुआ। यहां पे हमारा फेज चेंज इन दोनों में जो है ये उस ग्राफ के हिसाब से तो करेक्ट है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, लेकिन यहां पे सॉलिड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, लिक्विड ऑक्सीजन है, तो लिक्विड टू गैस ही कन्वर्जन होना है। देयरफॉर इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया कि जो ग्राफ मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है, जो कंडीशन डिस्कस की है फेज चेंज की, वो हम लोगों ने ली थी आइस, सॉलिड। अब सॉलिड को मेल्ट करोगे, मतलब हीट प्रोवाइड करोगे तो मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग होगी तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को फर्दर एनर्जी आप दोगे तो फिर गैस बनेगी, ठीक। लेकिन जब लिक्विड ही है तो आप सोचिए धीरे धीरे तो चेंज होना शुरू हो जाएगा। फाइन, सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि ये दोनों ग्राफ नहीं आएंगे, उसका तो खैर कोई लॉजिक ही नहीं है। दिस वन इज गोइंग टू बी द रीजन। ध्यान रखिएगा प्लीज, बहुत केयरफुल। अगर ये कहीं होता फिर तो ठीक था, ठीक है। और इसमें कंफ्यूजन आप सभी लोगों को इसीलिए होगा क्योंकि आप ये कैच वर्ड पे पहुंचेंगे ही नहीं। आप सीधा वही ग्राफ आपको याद रहता है, आप उसी के ऊपर पहुंच जाते हैं। आइए, ये एक थोड़ा सा ना बड़ा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। विजुअलाइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट सो सिंपल। चलिए जरा पहले एनालाइज करना शुरू करते हैं। एक कंपोजिट ब्लॉक है, इज मेड अप ऑफ स्लैब्स ए बी सी डी ई, ठीक है ना, इस टाइप से बनी हुई हैं। ये देखिए ऐसे किया गया है। चलिए ऐसे लेते हैं, ये लिया, इसको यहां से जोड़ दिया, फिर इसको यहां से जोड़ दिया, फिर उसके नीचे वाली यहां से जोड़ दी, समथिंग लाइक दैट। और इन सब की लंबाइयां अलग अलग हैं। डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटीज हैं, ऐसा नहीं कि सब एक जैसी हैं। 3K 4K
5K, 6K, 2K, अलग अलग। और थर्मल कंडक्टिविटीज एंड साइजेस, फाइन, डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटीज एंड डिफरेंट साइजेस। वो डिफरेंट साइजेस भी यहां पे गिवन है, गिवन इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ऑल स्लैब्स आर ऑफ सेम विड्थ, सिर्फ जो विड्थ है वो सेम है। हीट क्यू फ्लोज ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हीट का फ्लो यहां से शुरू हुआ है जहां आपके ये एरो लगे हुए हैं। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन जो होगी उसमें क्या होगा, पहले जरा थोड़ा सा समझिए। ये ए जो स्लैब है ना, ये यहां 0 का टर्म है और 0 से 1L इसकी विड्थ है, ये देखिए, ठीक। फिर इसकी भी 1L विड्थ होगी, तो ये वाला 1L जो है ना, वो बेसिकली मैं यहां पे उंगली रख रहा हूं अपनी, ये देखिए यहां वाला है। फिर वहां से नीचे आते गए तो ये यहां पे 3L है। अब 3L के नीचे 1L होना चाहिए, तो 4L है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये 4L की लेंथ आ रही है, ठीक। ये भी आपकी 4L की लेंथ है। अच्छा, ये 0 to 1 है, फिर 1 to 5 है, और ये फिर 1 है, तो ये 6L है। तो आइडिया ये हुआ कि 6 यूनिट लंबाई है और 4 यूनिट इसकी चौड़ाई है, हिंदी में, फाइन। और उसके बाद में इसको हमने जोड़ दिया है और फिर ये कंस्ट्रक्शन हमने किया है। अब हमें अलग अलग टर्म्स पढ़ने हैं और फिर उनके बारे में बात करनी। अब जैसे पहला टर्म है कि हीट फ्लो थ्रू ए एंड ई स्लैब्स आर सेम। अब प्रॉब्लम यह है कि ये मैं देख के तो नहीं बता सकता, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट मैं कैसे करूंगा, तो कैलकुलेट करने के लिए मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले लगाऊंगा, जैसे कि मैं यहां लिख दे रहा हूं एक फॉर्मूला, थोड़ा इधर हटके, ठीक है, मैं लिख देता हूं, फिर आप लोगों को दिखता रहेगा। क्लास 10th में हम लोगों ने रेसिस्टेंस में ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, ये है थर्मल रेसिस्टेंस, ठीक। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए इस वाली रॉड को आप देखो, तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है और इसका एरिया कितना है। सिमिलरली अगर हम इस वाली को देखें, ई वाली, इसको क्या कहना चाहिए, बी वाली को, तो इसका विड्थ कितना है, इसका एरिया अकॉर्डिंगली हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो शुरुआत इस वाले रिजल्ट से हम लोग कर रहे हैं। तो आर ए, देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो हम 5 रेसिस्टेंस यहां पे ले रहे हैं। तो ये हो गया भाई, मैं पहली बार ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसके बाद हम लोग इसको ज्यादा उसकी कोशिश नहीं करेंगे। 2K वैल्यू गिवन है, 2K भाई, ये देखिए, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में इसका ये आ जाएगा, कितना है, 4L इंटू W, समझ गए ना, W विड्थ है इसकी, W इज विड्थ। अब इसी तरीके से हम सबकी वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो भाई इसको अगर मैं कहूं, यहां लिख देता हूं, तो आर ए बराबर आ गया बच्चों, L से L हो गया कैंसिल, 1/4 2 जा 8KW, ठीक है। उसी तरीके से आर बी आएगा, ये अपने आप लेते जाइएगा वैल्यूज, आर बी आएगा 43KW, ठीक। ये मैंने करा हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखते चल रहा हूं। पहली बारी मैंने आपको वैल्यूज बता दी, लिखनी कैसे हैं, डायग्राम आपके सामने है। 1/2KW, ठीक। 4/5KW और आर ई बराबर आएगा 1/6KW, ठीक। तो अब ये वैल्यूज सारी आ गई हमारे पास में, ये आपके वीडियो का पार्ट है, ठीक। निकालने का तरीका आपके पास है, आप इसको समझ सकते हैं। तो अब इसके बाद में ये वैल्यूज मैं रब कर रहा हूं, अगला स्टेप यहां पे मेंशन करूंगा।
चलिए RA रेशियो, RB रेशियो, RC रेशियो, ABCD RE। ठीक है, अब जरा इसका हम सॉल्व करके रेशियो निकालें तो हमें ये आएगा 15 रेशियो 160 6096। सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यूज इजिली आपको आती जाएंगी। 1 2 मैंने आपको बहुत ही सिंपल अप्रोच बताई हुई है। ठीक, अच्छा अगर ये सब रेसिस्टेंसेस मेरे निकल गए तो क्या इसको लेके मैं कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बना सकता हूं? क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे देखता हूं और मुझे कुछ रेसिस्टेंसेस वगैरह कनेक्टेड दिखाई देते हैं तो उनको देख के मेरे लिए फाइनल रिजल्ट निकालना आसान होता है। तो इसको, इस पूरे डायग्राम को, ये भी देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो विजुअलाइजेशन इसका हो पा रहा है। तो हम लोग इसको जरा चेंज करते हैं थोड़ा सा ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी में, है ना। क्वेश्चन ब्यूटीफुल हो तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। आप लोग कई बारी बोलते हो ना कि द ब्यूटीफुल क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। आई नो कभी बच्चे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कभी ब्यूटीफुल हो सकता है? हो सकता है भाई, सोचिएगा जरा। ठीक, ये है मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई। इनकी वैल्यू कितनी है? 15 ओम। इनकी वैल्यू कितनी है? 160 ओम। इनकी वैल्यू कितनी है? 60 ओम। इनकी वैल्यू कितनी है? 96 ओम। साफ दिख रहा है आपको? लिख देता हूं छोटा छोटा। ठीक, ओम ओम। अच्छा अब कितना सिंपल हो गया, सोचो। बी सी डी को पैरेलल में जोड़ देते हैं, जो रिजल्टेंट आया वो ए और ई के सीरीज में जुड़ जाएगा, बात खत्म। अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा एक मिनट मैं हट जाता हूं, कैमरा प्लीज आप उस डायग्राम और इस डायग्राम को एक साथ देखें, मेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम और वो डायग्राम। अब आप विजुलाइज करो, मेरी सिर्फ आवाज सुनो कि किसको समझना ज्यादा आसान है। आप बोलोगे सर वो तो एकदम क्लियर हो रहा है, यहां तो मैं कहीं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि भाई कौन सीरीज में जुड़ा है कौन पैरेलल में जुड़ा है, लेकिन वहां पे तो बिल्कुल साफ साफ क्लियर है कि बी सी डी एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं। उसके बाद मैंने ए और ई में उसको सीरीज में जोड़ देना है। ठीक, चलिए जब मैं ये कर दूंगा तो एच ए का मतलब जानते हैं क्या हुआ? पोटेंशियल टाइप ऑफ थिंग, हीट एनर्जी। रेशियो एच ई रेशियो एच, इसका मतलब हुआ जो कुछ इसमें है वही इसमें है। याद करिए, सीरीज कॉम्बिनेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट करंट सेम होती है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या सेम होता है? वोल्टेज। लगा दीजिए वही कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इसके बाद मुझे लिखना चाहिए सी डी। ये हो गया बच्चों 1/RB 1/RC 1/RD। ठीक, चलिए भाई थोड़ा सा क्लीन भी करना पड़ेगा अब इसको। एंड नाउ यू कैन से कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो भाई एच बी रेशियो एच सी रेशियो एच डी, ध्यान करिए बी सी डी पैरेलल में पड़े हुए थे, ये हुआ 9:24:25। ठीक है, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एच बी मुझे आएगा 3/16, एच सी मुझे आएगा 3/16 एच लिखना चाहिए, एच सी मुझे आएगा
1/2h और HD मुझे आएगा 15/16h। ठीक, अच्छा HC बराबर है क्या, तो HC बराबर है HB प्लस HD। ठीक, ये लाइन तो सिंपल है, पीछे से आ रही है, मतलब पिछले वाले एक्सप्लेनेशन से। यहां पे ये वैल्यूज मैंने ले ली, उसके बाद इनका रेशियो निकाल के HC बराबर HB प्लस HD मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक, अब फाइनल स्टेप इस क्वेश्चन का जो है, फाइनल स्टेप कहता है कि टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक, टेम्परेचर डिफरेंस किसके बराबर होगा, हीट, ठीक, हीट कैपेसिटी या हीट करंट, चलो इसको ज्यादा आसानी से समझने के लिए अपन लोग नाम दे देते हैं हीट करंट इनटू रेसिस्टेंस। क्या ये V इक्वल टू रेसिस्टेंस अपना वही क्लास 10th का फॉर्मूला नहीं हो गया? ठीक है, तो चलिए अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। तो भाई TA बराबर आएगा HARA, सारी वैल्यूज आपके पास हैं, मुझे कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। TB बराबर हो गया 30HR, TC बराबर हो गया 30HR, साफ साफ वैल्यूज दिख रही हैं। TD बराबर हो गया मेरा 30HR, ठीक, TE बराबर हो गया मेरा 12HR। अब जरा ध्यान से देख लो, बाकी सब भूल जाओ। 15 सेम सेम सेम, सबसे छोटा हिंदी में लिख दूं स्मॉलेस्ट, नहीं हिंदी में हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, स्मॉलेस्ट। ठीक, तो आइए अब जरा हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। हीट फ्लो थ्रू A एंड E स्लैब्स आर सेम, हीट फ्लो थ्रू A एंड E, हम लोग इसको पहले निकाल चुके हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। हीट फ्लो थ्रू स्लैब E इज मैक्सिमम, जी नहीं। हीट टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब A इज स्मॉलेस्ट, साफ दिख रहा है आपको, ये देखिए। ठीक है, अरे भाई ये कंफ्यूज मत कर जाना कि ये हीट फ्लो है, ये टेम्परेचर है, साफ साफ लिख दिया है मैंने, प्लीज। टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर। हीट फ्लो थ्रू C बराबर हीट फ्लो थ्रू B प्लस दिस हीट फ्लो थ्रू D। याद करिए, इससे ठीक पहले यहां पे यही मैंने लिखा था HC इज इक्वल टू HB प्लस HD। आप चाहो तो वीडियो को रिवर्स ले जाके देख लो, पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने यहां पे आपको दिया हुआ है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था। इस क्वेश्चन को पिक करने के पीछे मेरा लॉजिक सिर्फ इतना ही था कि थोड़ा सा अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाइड कर लें ना, तो काफ़ी आसानी से लंबे क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जिसका आंसर कोई एक नंबर होगा। फाइन, चलिए पढ़ते हैं। टू स्फेरिकल बॉडीज, A रेडियस 6, B रेडियस उससे 3 टाइम्स 18, आर एट टेम्परेचर T1 एंड T2। फार्मूला कौन सा लग रहा है, याद आया कुछ? फार्मूला कुछ ऐसा लग रहा है इसमें। अरे अभी तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, ये लगाएंगे। एक्चुअली जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो और कोई फार्मूला रिकॉल कर जाए तो उसको लिख जरूर लो, हो सकता है यूज हो जाए। The maximum intensity in the emission spectrum of A is at 500 nanometer and in that of B is at 1500 nanometer. Considering them to be black bodies, what will be the ratio of the rate of total energy radiated by A to that of B? अच्छा, इसी फॉर्मूले को मुझे 2 बार लगा के रेशियो निकाल लेना है। फाइन, चलिए। ये थोड़ा गंदा हो रखा है। हमें एक रिजल्ट याद है, याद आया, लैम्डा MT इज इक्वल टू कांस्टेंट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स लॉ। ठीक, तो यहां से अगर मैं कहूं तो लैम्डा A अपॉन लैम्डा B बराबर हो जाएगा क्या, TB अपॉन TA। ठीक, वैल्यूज रख दीजिए इसमें। तो 50 कितनी वैल्यू है भाई, हाँ
50 अपॉन 150, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में 1/3 का रिलेशन है, और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 4 इंटू ए, या मैं कह सकता हूं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 4 और r स्क्वायर। ठीक, तो मुझे बेसिकली रिलेशन चाहिए, सॉरी, E अपॉन E2, देख लीजिए टेम्परेचर, T1 T2 होल की पावर 4, R1 R2 होल की पावर 2, वैल्यूज रख दीजिए। मैं वापस आ जाता हूं अपने क्वेश्चन के नीचे। ठीक, दिस इज माय आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन वेरी सिंपल रूल। ठीक, कई बारी हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन को भी ना थोड़ा सा गड़बड़ी कर देते हैं सॉल्व करने में या कुछ सोचने में, और उसको ही हम लोग काफ़ी कहना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। सो आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। आप अपने लेवल पे क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई करके सोचिए, उतनी ही आसानी से क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है। बेसिकली मेरा आइडिया ये था ऑप्शन देने का। ठीक, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सॉल्व करा देते हैं, तो कुछ नहीं सॉल्व करना है, सॉल्व करते 4 ऑप्शन होते तो भी हम लिख देते, सॉल्व किया और ऑप्शंस नहीं है तो उसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू भर देनी है, सिंपल। ठीक, एक सॉलिड कॉपर स्फीयर है जिसकी डेंसिटी रो है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C है। इसका रेडियस R है, एट इनिशियल टेम्परेचर 200 केल्विन। इट इज सस्पेंडेड इनसाइड अ चैम्बर हुज वॉल्स आर एज 0 केल्विन। ठीक है, 200 केल्विन का टेम्परेचर था, 0 केल्विन पे लटकाया गया है अंदर। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर टू ड्रॉप टू 100 केल्विन। अच्छा, एक चीज तो होगी, थोड़ा सा समझते हैं। ये 0 केल्विन है, इसके अंदर हम लोगों ने ये सॉलिड स्फीयर हैंग कर दिया, और ये 200 केल्विन पे है, तो भाई इसका टेम्परेचर तो घटना शुरू हो जाएगा ना, 150, 140 ऐसे करके 100, फिर और कम होगा। 100 केल्विन आने में कितना टाइम लगेगा वो मुझे पता लगाना है। अच्छा, एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, ये तो आपको मतलब बेसिक सा रिजल्ट है जो पता ही है, फाइन। और E जो है वो बराबर है, अरे E नहीं लिखते हैं, एमिसिविटी A T टू दी पावर 4। अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने रिजल्ट यूज किया था, माइनस dt बाई, ये भाई टेम्परेचर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो T बराबर मुझे आएगा mc अपॉन 3a। ठीक, 1 अपॉन 100 की पावर कितना आ जाएगा 3, हाँ, माइनस 1 अपॉन 200, और एक बार डिफरेंशिएट कर दिया है, 4 मत रख लीजिएगा। ओके, सॉल्व कर लीजिए। तो आपको 1-2 स्टेप मैं और लिख देता हूं, हालांकि जरूरत नहीं है, आप लोग मैथमेटिक्स एक आपका सब्जेक्ट है जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में। सो इसको फर्दर जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ये जो है टाइम नियरली 1.7 जो है रो आर सी के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, मैथ आपका एक सब्जेक्ट है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, सो दिस इज द सेट ऑफ these 2 questions, they are based upon the same concept. Fine, होपफुली आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात मैं जरूर मेंशन करूंगा, दिस एपिसोड was slightly long and slightly difficult comparatively to first episode और first video. ठीक है, सो थोड़ा ग्रेजुअली अपने आप को हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव कराएंगे। Soon I'll come back with some new videos. Till then, take care of yourself. Have a nice time.